गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूं दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के फर्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज ईरान होल्ड्स न्यूक्लियर टॉक्स विद E3 कंट्रीज ओवर UN सैंक्शंस। तो अभी आप सभी को पता होगा कि ईरान के ऊपर बहुत सारे UN सैंक्शंस लगने की बात हो रही थी, तो उसी के हिसाब से ईरान अभी E3 यूरोप की 3 कंट्रीज़ के साथ टॉक्स में है, न्यूक्लियर टॉक्स में। ठीक है, तो टॉक्स बिटवीन ईरान एंड E3 कंट्रीज़ कौन कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी। तो वो इस्तांबुल में हुई थी अभी, टू एड्रेस द डेडलॉक ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, अब इसकी की हाईलाइट्स क्या है कि मीटिंग होस्ट की गई थी ईरान काउंसलेट इन इस्तांबुल में आफ्टर ईरान 12 डे कॉन्फ्लिक्ट विद इसराइल। तो अभी ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उसके बाद अब ये स्नैपबैक मैकेनिज्म अलाउज री इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस विदाउट अ UN सिक्योरिटी वोट इफ़ ईरान इज़ फाउंड इन ब्रीच। तो क्या होगा कि अभी स्नैपबैक मैकेनिज्म की बात हुई थी, तो उसमें क्या होता है कि अब जो सैंक्शंस पहले बीच में हटाए थे वो सैंक्शंस को री इम्पोज कर सकते हैं विदाउट UN सिक्योरिटी काउंसिल के वोट से। अब E3 कंट्रीज़ हमने देख लिया, UK, फ्रांस और जर्मनी है। फिर JCPOA आप सभी को पता है, ईरान और P5+1 के बीच में एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील को लेके। तो किसके किसके बीच में था? न्यूक्लियर डील थी ईरान और P5+1। तो P5+1 में कौन कौन आया? P5 वाले US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया और प्लस जर्मनी। ठीक है, तो P5+1। फिर IAEA की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मॉनिटर करती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया, वियना में। फिर ट्रिटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट इज NPT, तो ईरान सिग्नेटरी है उसकी बट हैज़ फेस्ड कंप्लाइंस स्क्रूटनी। तो कंप्लाइंस स्क्रूटनी हो रही है लेकिन। फिर नेक्स्ट इज वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटीज़। तो वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो गवर्न करती है ट्रिटी ऑब्लिगेशन को अमॉन्ग स्टेट्स एप्लीकेबल टू JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। किसको एप्लीकेबल है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट, सेंटर ब्लॉक्स 25 OTT प्लेटफॉर्म्स ओवर ऑब्सीन वल्गर कंटेंट। तो सेंटर क्या कर रहा है? 25 OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ ऑर्डर्ड द ब्लॉकिंग ऑफ 25 OTT प्लेटफॉर्म्स एंड मल्टीपल वेबसाइट्स फॉर अलीजली होस्टिंग ऑब्सीन वल्गर एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह के कारण उनको ब्लॉक किया गया है। और किस रूल के अकॉर्डिंग? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड IT रूल्स 2021। ठीक है, फिर की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है जो इंक्लूड किया गया, सेक्सुअल इन्यूडियोज, पोर्नोग्राफिक सीन्स एंड डिपिक्शन ऑफ न्यूडिटी एंड सेक्स में इन इनअप्रोप्रिएट सोशल कंटेक्स्ट लाइक फैमिली रिलेशनशिप्स। तो ये वल्गर कंटेंट के बेसिस पे किया गया है, बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिपोर्ट्स किस बेसिस पे काम किया? ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, अब आते हैं अपन की फैक्ट्स में, जो भी हमने एक्ट्स और रूल्स की बात करी उनके बारे में देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो 2000 का, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन फॉर सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। ब्लॉक करना है किस चीज़ को? पब्लिक एक्सेस को। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो इसके जो रूल्स है 2021 के, वो मैंडेट करते हैं रेगुलेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग OTT। ठीक है, फिर थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये नोडल एजेंसी है रेगुलेट करने के लिए मीडिया कंटेंट इन इंडिया। और फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई थी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंदर। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 185 पाक रेफ्यूजीज गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA आप सभी को पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बोल रहा है 185 पाक रेफ्यूजीज को मिला है इंडियन सिटीजनशिप। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं? फ्रॉम पाकिस्तान रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स राजकोट, मोरबी एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वर ऑफिशियली ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप अंडर द CAA 2019। ठीक है, अब की हाईलाइट्स में देखते हैं तो नेचुरलाइज सिटीजन्स, अब बेसिकली अपन को पता है ना, जब ये CAA के अंदर जो सिटीजनशिप मिल रही थी अभी चेंज तरीके से, वो नेचुरलाइजेशन के अंदर थी। तो द नेचुरलाइज सिटीजन्स इंक्लूड मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, डेली वेज अर्नर्स, होम मेकर्स एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, इंडिया आए थे ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी। अब बेनिफिशियरीज कौन कौन है इसमें? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, है ना। इसमें आपको सभी को पता है कि मुस्लिम नहीं थे। अब उसके बाद आते हैं की फैक्ट्स में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 का,
वो इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करता है टू परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। कौन कौन सी कंट्री से? अपनी जो नेबरिंग 3 कंट्री है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। फिर CAA डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज, अब किस एरिया में अप्लाई नहीं होता है? तो डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एज पर द 6th शेड्यूल एंड एरियाज प्रोटेक्टेड अंडर इनर लाइन परमिट, और इनर लाइन परमिट के अंदर जो एरियाज प्रोटेक्टेड है उन पे भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। फिर CAA एक्सक्लूड करता है मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को, ये अपन को पता है कि CAA एक्सक्लूड करता है मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को। फिर उसमें क्या है, क्योंकि लीडिंग टू लीगल एंड पॉलिटिकल, तो इसी के कारण डिबेट हुआ था कि भाई रिफ्यूजीज़ तो मुस्लिम भी हो सकते हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है, तो उनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ WHO इनिशिएटिव टू इंश्योर अफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज फॉर ऑल बाय 2030। तो WHO ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें बोला है कि अफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज मिलना चाहिए 2030 तक सबको। ठीक है। तो जो अनाउंसमेंट है वो कॉन्फ्रेंस के टाइम हुआ था, जब MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, को होस्टेड बाय WHO एंड दृष्टि एन NGO फोकस्ड ऑन आई केयर अवेयरनेस। आई केयर अवेयरनेस के पे जो बेस्ड एक NGO है उसके साथ प्लस WHO। अब इसका जो ये डेटा है ना, दिस डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। डायरेक्टली विल मूव ऑन टू की फैक्ट्स। तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 एक WHO का कैंपेन है अफोर्डेबल आई केयर के लिए। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है अलाइंड विद WHO गोल्स। फिर इंडिया का नेशनल हेल्थ मिशन है, वो इंक्लूड करता है कंपोनेंट्स टू एड्रेस प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस एंड आई केयर। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ उमा कंजीलाल अपॉइंटेड इग्नूज फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर। तो इग्नू की फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर अपॉइंट की गई हैं उमा कंजीलाल जी को, और ये अभी द अपॉइंटमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन 25 जुलाई 2025, एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर शी टुक ओवर एज द एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके पहले वो एक्टिंग वाइस चांसलर थी। ठीक है। फिर इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपन को, बस अपन ने ये देख लिया कि ये इन उमा कंजीलाल जी को बनाया गया है। डायरेक्टली विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैंपेन टू मेक पटना पॉलीथीन फ्री फ्रॉम जुलाई 15। तो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कैंपेन लॉन्च की है फ्रॉम जुलाई 15, 2025 टू मेक सिटी पॉलीथीन फ्री, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडल वार्ड 47। तो मॉडल वार्ड नंबर 47 से स्टार्ट किया है इन कादमकुआन जोन। ठीक है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो 150 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर मंथ आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू रामाचाक बैरिया डंपिंग साइट। अभी डंपिंग साइट वगैरह का नाम याद नहीं रखना है, डायरेक्टली की फैक्ट्स में आ जाओ। एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2022, इंडिया जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है? 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली। बस इतना ही फैक्ट्स याद रखो। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अमेंडेड इन 2022, तो वो प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, सेल एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम्स बिलो 75 माइक्रॉन्स। कितना? बिलो 75 माइक्रॉन्स एंड सर्टेन सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बांका टॉप्स इन डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू केसेस, पटना रैंक्स 33rd। तो बांका डिस्ट्रिक्ट है, उसने उस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू केसेस में। ठीक है। तो ये आप याद रखना, बांका डिस्ट्रिक्ट, और पटना की पोजीशन ख़राब हो गई है। फिर अब ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं इसको आपको नहीं याद रखना है, डायरेक्टली हम की फैक्ट्स में आएंगे। तो दाखिल खरीद जो म्यूटेशन है इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग लैंड ओनरशिप इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर प्रॉपर्टी सेल और इनहेरिटेंस। तो जब इनहेरिटेंस होती है फादर से सन, सन से फिर उनके बच्चे, तो ऐसे ट्रांसफ़र होती है, तो उसके टाइम, और जब ट्रांसफ़र होती है लैंड ओनरशिप नॉर्मल केसेस में भी, तब दाखिल खारिज की हेल्प ली जाती है, लीगल प्रोसेस की खारिज। फिर बिहार लैंड म्यूटेशन मैनुअल 2011 गवर्न्स द प्रोसीजर्स फॉर लैंड रिकॉर्ड अपडेट्स एंड म्यूटेशन इन द स्टेट। वैसे ही फिर बिहार पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट है 2015, ये एप्लीकेबल है टाइमली रिड्रेसल के लिए ऑफ सिटीजन कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड व्हीकल V3। तो DRDO क्या कर रहा है? सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स कर रहे हैं इस चीज़ के। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ULPGM V3 की सक्सेसफुल ट्रायल्स किए हैं कुरनूल आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब आते हैं कि ये है क्या, VLPGM V3 क्या है? तो ये हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर है फॉर डाइवर्स टारगेट्स
डे एंड नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसमें, और 2-वे डाटा लिंक है फॉर मिड कोर्स टारगेट अपडेट्स। अब ये जो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं याद रखना है, इतना सफिशिएंट है। मिसाइल लॉन्च की गई थी फ्रॉम अ यूएवी डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी। तो न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के द्वारा के हेल्प से की गई थी। की फैक्ट्स में आते हैं तो ULPGM स्टैंड्स फॉर यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, प्रिसिशन टारगेटिंग के लिए लॉन्च किया गया था। नेशनल ओपन एरिया रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? कुरनूल में, जहाँ से टेस्टिंग हुई है। फिर ULPGM V3 रिफ्लेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन अंडर DRDO MSME इकोसिस्टम। फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर एंड डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 सपोर्ट करता है इंडिजिनाइजेशन को थ्रू मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, तो यहाँ हमने ख़त्म किया प्रीलिम्स वाला कंटेंट। अब हम इसके बाद आते हैं मेंस के आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक है कारगिल पहलगाम एंड अ रिवैम्प ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो इसमें बेसिकली अपन को क्या पढ़ना है, मैंने एक सम अप में लिखा है एक रक्स में। तो उसमें क्या पढ़ना है हमको, कारगिल वॉर के बारे में देखेंगे हम, मैं हाईलाइट करते जाती हूँ। कारगिल वॉर के बारे में देखेंगे, पहलगाम अटैक के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या क्या स्टेप्स लिए उस चीज़ को सही करने के लिए या उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, और उसके बाद आगे हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि टेररिज्म या जो बायलैटरल रिलेशंस है वो सही रह सके। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी 26th एनिवर्सरी पड़ रही है कारगिल वॉर की। ठीक है, 26th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल वॉर। कारगिल वॉर कब से कब तक हुआ था? 3 जुलाई से 26 जुलाई 1999। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है रीसर्फेस ऑन इंडियाज़ मिलिट्री पोस्चर। तो अपन इंडिया के मिलिट्री पोस्चर और नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक हुआ था, ये आप सभी को पता है, 22 अप्रैल 2025 को। तो अब की हाईलाइट्स में पहले पहलगाम अटैक देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है वो, उन्होंने अटैक किया था सिविलियंस पे एट अ टूरिस्ट स्पॉट इन पहलगाम। कहाँ पे? पहलगाम कश्मीर में। उसमें इंडिया के 26 मतलब टोटल जो कैजुअलिटी हुई थी 26 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद हमने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था May 7 से May 10 के बीच में, जहाँ पे हमने मिलिट्री कैंप्स, टेरर बेसिस और मिसाइल साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तान की यूजिंग ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो इससे हमने क्या सिग्नल किया कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं टेररिज्म के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं कि हम कारगिल वॉर के बारे में पढ़ते हैं। तो कारगिल कैसे एक सिक्योरिटी वाटरशेड की तरह काम किया, तो इसमें इसके बाद हमको सोचने का मौका मिला, इंडिया नीडेड टू रीथिंक ऑन कन्वेंशनल फाइटिंग, न्यूक्लियर डिटरेंस एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, कि हमको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या सजेस्ट किया गया था? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO इन 2002। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला गया था, तो वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। फिर क्रिएशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्ट, और इम्प्रूव्ड सिनर्जी बिटवीन रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड डिफेंस इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आती है जो पाकिस्तान का एस्केलेशन मैट्रिक्स है, मतलब पाकिस्तान से जो हमारी दिक्कतें चलती रहती है उसके बारे में। तो डिस्पाइट मिलिट्री कैपेबिलिटी पाकिस्तान हैज़ अवॉइडेड न्यूक्लियर रिटेलिएशन ड्यू टू इंडियाज़ मेजर्ड एस्केलेशन पोस्ट कारगिल। तो अभी हमने पोस्ट कारगिल काफ़ी इंप्रूव किया ना, तो अभी देखो पाकिस्तान ने फिर न्यूक्लियर वाली चीज़ों पे बात नहीं की। पाकिस्तान रिलायंस ऑन प्रॉक्सी टेरर रेदर देन कन्वेंशनल मिलिट्री रिफ्लेक्ट्स लो कॉस्ट हाई डिनाइबिलिटी ऑप्शंस। अब रीसेंट ट्रेंड्स क्या है पोस्ट पहलगाम कि इंडिया स्ट्रक की टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान अगेन। तो मतलब अभी हमने क्या किया था, जो पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उन पर फिर से स्ट्राइक डाउन किया था। इट बिकेम अ पैटर्न। तो हमने क्या किया, टेरर स्ट्राइक किया, फिर रिटेलिएशन लिया, फिर हम स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग किए कि टेररिज्म बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या है कि इसकी मेन मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है मिनिस्ट्री के? न्यू दिल्ली में। और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस तो अभी हमने देख ही लिए। इंपॉर्टेंट पर्सन देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो अभी कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? अजीत डोवाल जी। ठीक है, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को और सही तरीके से देखा जा सके? तो इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी रखना है इंटेलिजेंस, साइबर, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की बॉडीज़ के बीच में। फिर डॉक्ट्रिनल अफर्मेशन, रीअफर्मेशन देखना है, फॉर्मलाइज करना है इंडिया की काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन को एज स्विफ्ट, प्यूनिटिव एंड प्रिसाइज। फिर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की बात करें तो इन्वेस्ट करना है AI बेस्ड सर्विलियंस, ड्रोन स्ट्राइक्स एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग में। डिप्लोमेटिक मैसेजिंग पे फोकस करना है, जैसे हम UN एजेंसीज पे करते हैं ना, UN, FATF, G20 में, वहाँ पे। फिर सिविल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होना चाहिए, क्विक रिएक्शन टीम्स होना चाहिए,
और न्यूक्लियर डिटरेंस डॉक्ट्रिन पे हमको थोड़ा ध्यान रखना है, हमको रिएटरेट करना है अपना नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है हमारा, ठीक है, और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो आई होप ये आर्टिकल समझ आया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल में आज के, तो स्टार्टअप एट द पॉलिसी टेबल। तो अभी क्या है, जो एक लैंड, इसका मैंने पहले जो क्रक्स लिखा है पहले वो देख लेते हैं। तो हमको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले कि स्टार्टअप 20 रिकॉग्निशन क्या है, इसके अचीवमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन क्या है, ग्लोबल एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ और हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ये स्टार्टअप वाला सिस्टम और अच्छा हो सके, ठीक है। तो लैंडमार्क्स शिफ्ट इन द G20 आर्किटेक्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो उसमें फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था स्टार्टअप 20 एज एन ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप, जैसे G20 है ना वैसे स्टार्टअप 20। तो स्टार्टअप 20 का रिकॉग्निशन की बात करें तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के टाइम मिला था 2023 में। तो जैसे अनलाइक B20 विच इज़ टू कोऑपरेट एंड इन्वेस्टर फोकस, स्टार्टअप 20 फोकस्ड ऑन एजाइल अर्ली स्टेज इनोवेशन। तो जैसे जो B20 है वो बड़े बड़े बिजनेस पे फोकस करता है, तो स्टार्टअप 20 क्या है, स्मॉल छोटे छोटे स्टार्टअप्स पे जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे उन पे फोकस कर रहा है। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया कंटिन्यूड स्टार्टअप 20 वर्क इन 2024 एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट अंडर G20। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया में फाइनली इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। फिर E21 एक पॉलिसी रिपोर्ट है जिसमें एमर्जिंग 21 इकोनॉमीज़ हाईलाइट होती हैं, की रोल स्टार्टअप्स प्ले इन इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड पॉलिसी एजिलिटी। अब इसके अचीवमेंट क्या है स्टार्टअप 20 के, कि एक फाउंडेशन ले किया एक्सेस टू फंडिंग के लिए, रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस के लिए जिसमें पायलट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से काम हो सके, क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन लिंकेज के लिए और स्टार्टअप स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशन के लिए। ग्लोबल एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ कि ब्राज़ील अंडर इट्स G20 प्रेसिडेंसी उन्होंने टेस्ट किया था इस फ्रेमवर्क को। फिर ब्राज़ील ने स्टार्टअप प्रेसिडेंसी में ब्राज़ील ने अपनी प्रेसिडेंसी में एम्फेसाइज किया था कि एक नई टास्क फोर्स होना चाहिए रेगुलेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए स्टार्टअप्स पे, पॉलिसी फॉर एथिकल इनोवेशन इन AI गवर्नेंस और डीपनिंग ग्लोबल साउथ स्टार्टअप कोऑपरेशन। वैसे इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन की बात हुई थी तो डुअल ट्रैक G20 फॉर्मेट में अभी क्या क्या है, B20 फॉर लार्ज बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, B20 फॉर लार्ज बिजनेस और स्टार्टअप 20 फॉर नए नए अभी जो इनोवेटर्स आ रहे हैं उनके लिए। अब ये मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व रहती है, मिनिस्ट्री नहीं सॉरी, इसमें इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च कब किया था, इंडिया ने स्टार्ट किया था G20 प्रेसिडेंसी में, और इसमें रिलेवेंट सेक्टर्स कौन कौन से, AI, एथिक्स, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन इनोवेशन और इंक्लूजन फाइनेंसिंग। अब इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड, तो हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना है स्टार्टअप 20 का, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ग्लोबल साउथ स्टार्टअप्स के लिए, पॉलिसी इनोवेशन लाना है AI, एथिक्स, क्लाइमेट टेक और इंक्लूसिव गवर्नेंस में, इंडिया का स्ट्रैटेजिक रोल क्या होगा वो क्लियर करना है स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और मॉनिटर करना है इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सके जिससे कि नेशनल स्टार्टअप पॉलिसीज़ में भी वो रिफ्लेक्शन आ सके, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।